और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है कृष्ण मोहन जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपी यादव जी, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है डीपी यादव जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैनेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। स्वागत है जैनेंद्र जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्वार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है निरंजन जी आपका। निरंजन जी, अभी भी सियासत इस पर छिड़ी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप किसी बेटी के पिता हों और आपकी भी बेटी शायद 12 साल की हो, आसपास की उम्र की हो। आज उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस मां के कलेजे पर आज क्या बीत रही होगी जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसकी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। उस पर राजनीति हो रही है। कितना मेंटल ट्रॉमा, टॉर्चर और सर 2.5 महीने तक बलात्कार। 60 साल का, बताइए, 60 साल का बुजुर्ग मोहित खान, जिसने बलात्कार किया, अपने नौकर के साथ किया, ब्लैकमेल कर लिया, वीडियो बना लिया। सोचिए। और इस बात का जिक्र जब हुआ, पता जब हुआ, जब उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पता पड़ा कि 12 साल की मासूम बच्ची प्रेग्नेंट है। क्या आपको लगता है कि इसमें भी इतनी लंबे समय तक जाते समय कि ये इस पर सुनवाई हो, कि ये कानूनी कार्रवाई हो? कहा जाता है कि तुरंत ऐसी पीड़िता बच्चा का बयान लेकर और तुरंत आरोपी पर सख्त से सख्त ऐसी सजा हो जो नजीर बने। उधर सर सुनील जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति या ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और वास्तव में ये प्रशंसनीय है, आपकी बात प्रशंसनीय है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आपने अपने इस प्रारंभिक उद्बोधन में सुरेश जी बहुत गहरी और बहुत सारी बातें कही। मैं उनके ऊपर तमाम सारी चीजों के बिंदु आपको चर्चा करता हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि 60 साल का बूढ़ा, 12 साल की लड़की, देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं, हमारे समाज के अंदर इस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इंसान के शरीर के रूप में जानवर हैं, जिनको मैं मानवर कहता हूं। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए महिला, उनके लिए मातृशक्ति, उनके लिए लड़कियां, उनके लिए औरतें, ये केवल एक शरीर है, उनके लिए ये उपभोग की वस्तु है। इसके आगे उनका दृष्टिकोण, उनकी जो दृष्टि और दृष्टिकोण है, इनके आगे बढ़ता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तब होती है जी कि जब राजनीतिक लोग, या यूं कहें कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से तो मेरा अपराधी अच्छा अपराधी, तुम्हारा अपराधी बुरा अपराधी। अभी मैं इससे पहले इसी मुद्दे के ऊपर 2-3 चैनलों के ऊपर ऑलरेडी मैं डिबेट करके आया हूं, और मुझे इतना, आप ये समझ लीजिए, इतना मुझे वेदना है कि वहां पे तमाम राजनीतिक दलों से आए हुए प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं, अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से बात कर रहे हैं ऐसे मुद्दे के ऊपर भी। ये हाथरस फलाना, ये फलानी जगह, ये वहां पे भी वो मणिपुर और पता नहीं कैसे कैसे। मेरी बात आप समझिए सुनील जी, जब तक आप इस राजनीति के अंदर ये करते रहेंगे कि तुम्हारा अपराधी बुरा अपराधी, मेरा अपराधी अच्छा अपराधी, तब तक इस समाज में सुधार नहीं आ सकता। आपको डट करके ये बात कहनी पड़ेगी कि नहीं, अपराधी अपराधी है, चाहे मेरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, चाहे आपकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। और आपने देखा होगा कि राजनीतिक संरक्षण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि 6 दिन से ये मामला प्रकाश में आया है, और उसके बाद में जब तक ये मामला पुल नहीं पकड़ता है, तब तक जो एक पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन है वो कहीं कोई ट्वीट नहीं। कांग्रेस की जो बहुत बड़ी नेता है प्रियंका गांधी की लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, इस मुद्दे पर कोई ट्वीट नहीं। अखिलेश जी कहते हैं कि उस लड़की का पहले डीएनए टेस्ट, यानी कि उसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। मेरा मानना यह है उसके बाद में वो हो सकता है ऐसे भी कहना चालू कर दें कि उसके माँ बाप की भी डीएनए जांच होनी चाहिए कि ये लड़की उन्हीं माँ बाप की है क्या। हो सकता है उसके बाद में ऐसा भी कहते हैं कि 60 साल का बूढ़ा था और 60 साल के बूढ़े लोगों से गलतियां हो जाती है। क्या कहाँ जा रहा है हमारा ये समाज? लेकिन तमाम राजनीतिक लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, कर्नाटक के अंदर एक पार्टी का विधायक था, यानी कि कांग्रेस पार्टी का विधायक था, जो ऐसे मुद्दे के ऊपर सदा राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान देता था। और उसके बाद में जब एक समझ लीजिए जो लव जिहाद की शिकार जब उसकी खुद की बेटी हुई, तो जिस तरीके से रो रो करके सबके सामने पुकार रहा था उस बात को,
कि मेरी बेटी स्वयं लड़की हारती, तो उससे पहले तक उसको वो समस्या राजनीतिक दिखाई दे रही थी, वो समस्या सामाजिक समस्या दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये जो आग है ये तमाम सभी के घर में पहुंच सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे मुद्दे के ऊपर केवल आपको डट करके और समाज के अंदर राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ करके आपको इन चीजों को डील करना चाहिए। तभी इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं समाज में कुछ रोकथाम आ सकती है और जागरूकता आ सकती है। ठीक है निरंजन जी, ये बात आपने बताई, लेकिन हमारा कानून तो ये कहता है कि सर देखिए, अगर कोई बड़ी लड़की होती, हम मानते कोई महिला है 20 साल की है, 18 साल की भी मान लेते हैं, 18 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, तो बात को घुमा फिरा के कह रही होती, कुछ और रीजन होता जिस पर कहते हैं कि आप डीएनए जांच कराइए, कि आप उसको पूरा एनालिसिस होनी चाहिए, उस पर पूरा जांच पड़ताल होनी चाहिए। सर 12 साल की बच्ची है वो, 12 साल की बच्ची है वो, और जो मोहित खान है 60 साल का है, उसकी ग्रैंड डॉटर पोती की उम्र की होगी सर। और अपनी हाँ, मैं सर एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं कि सर 12 साल की बच्ची का बयान, जो मैंने तमाम डीआईजी से, आईपीएस ऑफिसर से बात की, इस पूरे मैटर को लेकर डिस्कशन किया, तो 12 साल की बच्ची का जो बयान है ना, जब वो दे देगा तो आरोपी पर उस पर ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, और कोई डीएनए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, फलाना, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टिंग, ये सब कुछ बेकार होते हैं। सुनील जी, आपने जो बात कही है सारी की सारी मेरे हिसाब से वैधानिक बातें हैं, ये कानूनी बातें हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि नैतिकता का क्या होगा जब आप ये कहते हैं कि जो 12 साल की, 13 साल की बच्ची गर्भवती की स्थिति में चली गई, मतलब उसके साथ अपराध तो घटा है ना, और उसके बाद में जब वो एक तरफ उंगली कर रही है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया, और उस व्यक्ति के मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं उसकी वीडियो मिली है, उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, कोई संदेह बचा है क्या? उसके बाद में भी ऐसे बयानबाजी की कोई गुंजाइश नजर आनी चाहिए क्या? लेकिन वास्तविकता ये है कि आप वैधानिक चीज को छोड़िए, आप नैतिकता पे आ जाइए। नैतिकता बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के तौर पर आज बात ना करें। ये मान के चलिए कि अगर किसी हमारे परिवार में या किसी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि आसपास में, मोहल्ले में, सोसाइटीज में, कॉलोनी में अगर ऐसी घटना हो जाए तो हम लोगों को कितनी पीड़ादायक होगी, और उस माँ बाप की दुनिया उजड़ेगी सर। इसके अंदर सुनील जी मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, और मेरा ये मानना है जिसका शोषण हुआ है केवल उसके अंदर उस अपराधी को ही सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिसका शोषण हुआ है उसका भरपूर पोषण भी होना चाहिए और संरक्षण भी होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी उसके साथ जो अभी राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मैं उस पर आऊंगा सर, मैं राजनीति पर आऊंगा, क्योंकि क्यों मोहित खान पर लोग पार्टियां बोलने को तैयार नहीं, सबको पता है, क्यों नहीं पता, वोट बैंक का डर सता रहा है सबको। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा अभी। निरंजन जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की कार्रवाई हो, कि डीएनए रिपोर्ट आए, कि ये आए, कि इस प्रकार की कार्रवाई से क्या आपको नहीं लगता कि कानून में फंस जाती है कार्रवाइयां, लंबे समय लग जाते हैं और एक पेंडिंग्स में चली जाती हैं चीजें, जो एक इंस्टेंट जिस पर डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि इतने हीनियस क्राइम पर उस पर डीएनए रिपोर्ट आएगी, फिर आगे रिपोर्ट बढ़ेगी, ये कानूनों के पछड़ों में फंस जाती हैं। और क्या आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि जो दोषी है वो उनका वोट बैंक है? देखिए सुनील जी, इसकी जो विधिक व्यवस्था है वो तो आपने पहले बता दी कि अगर कोई महिला नाबालिग है तो उसका बयान ही उसका सबूत माना जाएगा, वो काफी, उसके लिए अन्य किसी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट या इसकी आवश्यकता नहीं, ये विधिक व्यवस्था है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो बयान था कि इसकी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये एक तरह का समझ लीजिए अखिलेश अपने लोगों को एक संदेश देना चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं उस संदेश को दे दी। मैं आज की व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ सत्रह चल रहा था, तो मैं उसके साथ उसी चीज के बारे में बात कर रहा था, और मैं ये कह रहा था कि यार आज के दिन भी अगर अखिलेश जी के पास बहुत बड़ा मौका था, जिस तरीके से जनता ने उनको 37 सीटें दी है, और ऐसी स्थिति के अंदर अगर अखिलेश जी इस लड़की के घर चले जाते और उसको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देते और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर देते और अखिलेश जी स्वयं उसका जिम्मेदार होते, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश जी का कद और ज्यादा बड़ा होता है? आप विश्वास मानिए सुरेश जी, उस व्यक्ति ने जो मेरे को बात कही, मैं सुनकर के बड़ा शॉक्ड हो गया। उस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मामला व्यक्तिगत है, तो उस व्यक्ति ने कहा, कह रहा भाई साहब आप तो इस चीज को इस दृष्टिकोण से देख रहे हो, लेकिन अखिलेश जी ने आज भी अपने लोगों को यह संदेश दे दिया कि हर परिस्थिति में
समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ डट के खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उनको पहचानने से इनकार कर दे। मैं बड़ा सुनकर के असंभित हुआ। लेकिन यहाँ पे बात डीएनए टेस्ट की आई है। सुनील जी, कितना बड़ा मायना इस बात को सुनिए कि आप ये देखेंगे कि अमरमणि त्रिपाठी से लेकर के कुलदीप सेंगर होते हुए प्रसन्न रेवन्ना तक आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि डीएनए टेस्ट करवाने के बाद भी इस चीज की सजा दीजिए। यहाँ पे ये बात इसलिए आई क्योंकि अपराधी का यानी कि आरोपी का नाम मोइद खान है, और मोइद खान नाम है इसी वजह से आपको मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन के अंदर जो 28 दल है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनके भी किसी भी नेता का कोई ट्वीट नहीं है, ना किसी महिला नेता का, ना किसी पुरुष नेता का। उनके लिए जो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो उन्हीं के जहां पे उनको राजनीतिक लाभ होता है वहीं पे जाकर के वो लड़ भी सकती है, वहीं पे जाकर के वो बयान भी दे सकती है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिस सेकंड और में कहना चाहूंगा, अब मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से अपराधी को सजा तो देनी ही देनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन हो रहा है कि जिस तरीके से उसका शोषण हुआ है, अब उसका पोषण और उसका संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, यानी कि उसको बहुत बड़ा मुआवजा जो आरोपी के संपत्ति से निकाल करके उसको देना चाहिए, और साथ में उसको सरकारी संरक्षण। क्योंकि आज भी जो खबरें चल रही है वो ये चल रही है कि उसके ऊपर अभी भी दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपने बयान से बदल जाओ, सारा का सारा आरोप जो है नौकर पर डाल दो और आपको हम एक मोटी रकम दिलवाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसी चीजें हो रही है, अगर जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे, तो सुनील जी आप ये समझ लीजिए ये इस समाज को धरातल में ले जाने वाली राजनीति है। और मेरा निवेदन ये है कि अब सरकार उस महिला को, उसके परिवार को, उसके इस सिस्टम से उसको कम से कम संरक्षण दे, और आगे भविष्य के लिए वो अपना जीवन निर्वहन कर सके। इसके लिए उनको एक ऐसी आर्थिक मदद दे जो अपराधी की संपत्तियों को बेच करके वसूल की जाए। ठीक है, निरंजन जी कुछ कह रहे हैं? एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके दर्शकों को और बता दूं सुनील जी, कि जो पुलिस चौकी है, जिस क्षेत्र की घटना है, वो पुलिस चौकी भी मोइद खान के मकान में चल रही थी पिछले 10 वर्षों से। अब आप ये बताइए, पुलिस इसको टरकाएगी नहीं तो क्या करेगी? और जिस तरीके से उसको पुलिस चौकी से टरकाया गया, भगाया गया, थाने में गया, थाने में जाने के बाद भी उसको समझाया गया कि केवल एक व्यक्ति का नाम दे दीजिए, हम आपका मुकदमा दर्ज कर देते हैं। उसके बाद में मुकदमा दर्ज होता है एसपी के यहाँ जब उसकी पहुंच होती है, जो वहां के लोकल नेता है वो जब उनको एसपी से मिलवाते हैं तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है। आप ये सोचिए कि विपक्ष में होने के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सोचने का विषय है कि कितना बड़ा मक्कर जाल है कि ऐसे अपराधी जो अपनी प्रॉपर्टियों के अंदर पुलिस चौकियां चलवा रहे हैं, आप ये सोचिए कि उनका हौसला कितना बड़ा होगा। स्वयं सोचिए, ये सोचने वाला विषय। ठीक है निरंजन जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी आरोपी इस प्रकार की घटनाओं में होते हैं ये उनके पहले केसेस नहीं होते होंगे? ये तो वो केस होते हैं जो खुल जाते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, जिस पर एक्शन लिया जाता है। पता नहीं उससे पहले कितनी घटनाओं को वारदात दिया जा सके, ऐसा भी तो हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, जिस तरीके से ये मामला योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आया, उससे पहले कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर भी लीपापोती की जा रही थी। लेकिन जैसे ही इस मामले को योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में चर्चा की और इस मामले का आप ये समझ लीजिए स्वयं संज्ञान दिया, तब जाकर के ये मामला, वरना ये जो मोइद खान है ये अपने आप में इतना ताकतवर व्यक्ति था कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबा जाता। और मेरा ये मानना है कि ऐसी मानसिकता के लोग जिनके लिए महिला केवल एक शरीर के रूप में एक उपभोग की वस्तु है, तो ऐसे लोग आप ये समझ लीजिए, पर इनका पहला और ये अनोखा कृत्य नहीं होगा। इससे पहले अगर इसकी जांच की जाएगी तो आपको बहुत सारी बड़े मुद्दे निकल करके आएंगे। लेकिन जरूरत केवल उस इच्छा शक्ति की है जिससे ये ऐसी विभक्त घटनाएं निकल करके सामने आए। और अगर मोदी खान की अगर आप निकलवाएंगे तो आपको और बहुत सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे ऐसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। डीपी यादव जी आपका, जिनेंद्र जी आपका, निरंजन जी आपका और कृष्ण मोहन पांडे जी आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।